हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। और दोस्तों, क्लास को शेयर किया करिए, क्लास में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि आज मैं महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ और वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पे, ठीक है, जहाँ से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चलिए तो अपने क्लास को कंटिन्यू करते हूँ बिना देर किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? एक बार फिर सुनेंगे। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? आपके ऑप्शन हैं तांबे के कीड़े, गरीबी और अमीरी। यहाँ पे गरीबी है, गरीबी और अमीरी, सेवा पथ, ऑप्शन डी है संतोष कहाँ। और दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन आंसर में जो मैं नए क्वेश्चन बताऊं उन्हें भी वे नोट करते चले। अगर जानते हैं तो उनका रिवीजन होता चलेगा और नहीं जानते हैं तो वो एक जगह अपने बुक में, कॉपी में नोट बनाते चलेंगे, जिससे उनका एक तथ्य, एक संकलन तैयार हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में रिवीजन में उनको काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तो यहाँ पे भुवनेश्वर का एक ही नाटक है, वो भी है ऑप्शन ए तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े नाटक भुवनेश्वर प्रसाद का है, तो इसी नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने कहा है। और दोस्तों, गरीबी और अमीरी, दस्तावेज, सेवा पथ, संतोष कहाँ, ये किसके हैं? तो ये हैं सेठ गोविंद दास के नाटक। सेठ गोविंद दास, ये तीनों नाटक फिर सुनिए, गरीबी और अमीरी, सेवा पथ, संतोष कहाँ, ये सेठ गोविंद दास के नाटक हैं। इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। गुलामी का नशा, गुलामी का नशा नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। गुलामी का नशा नाटक ठाकुर लक्ष्मण सिंह का है। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की बात करूं तो इनकी रचना है चंद्रहास। इन्हें भी आप नोट करेंगे, चंद्रहास इनका नाटक है। सियाराम शरण गुप्त की बात करूं तो इनका है पुण्य पर्व। पुण्य पर्व नाटक सियाराम शरण गुप्त का है। और गोविंद बल्लभ पंत की बात करूं तो इनका है सुहाग बिंदी। ठीक है, सुहाग बिंदी नाटक गोविंद बल्लभ पंत का है। प्रश्न 3 देखते हैं। चढ़त न दूजो रंग, चढ़त न दूजो रंग, ये 1982 की रचना है और किसका? दूरदर्शन नाटक है। प्रश्न है, चढ़त न दूजो रंग किसका दूरदर्शन नाटक है? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, बंधन अपने अपने, बिन बाती के द्वीप, खजुराहो का शिल्पी। चलिए तो देखिए, यहाँ पे हमने प्रश्न ही में एक ही विकल्प रखे हैं और 3 रचनाओं के नाम रख दिए हैं। तो आप जान लीजिए, ये चढ़त न दूजो रंग ये दूरदर्शन नाटक अमृतलाल नागर का है। और दोस्तों, यहाँ पे बी और सी डी ये मैंने रचना रख दी है,
तो बंधन अपने अपने बिन बाते के द्वीप और खजुराहो का शिल्पी, ये जो है ये शंकर शेष के नाटक हैं। ठीक है, ये तीनों शंकर शेष के नाटक हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। शंकर शेष, यहाँ पे नाटककारों का नाम रखना था और मैंने उनके नाटक ही रख दिए हैं। और दोस्तों ये चर्चित हैं, ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं शंकर शेष हमें लिखना था, हमने उनके नाटक ही रख दिए, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चढ़त न दूजो रंग, अमृतलाल नागर का है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। हिंदी में विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं। एक बार फिर सुनेंगे, हिंदी में विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं। ऑप्शन ए है दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी है मणि मधुकर, ऑप्शन सी है सुशील कुमार सिंह और ऑप्शन डी है विपिन कुमार अग्रवाल। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, हिंदी में विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपिन कुमार अग्रवाल। और दोस्तों दूधनाथ सिंह की बात करूँ तो इनकी रचना है यम गाथा, खूब पूछा जाता है यम गाथा। यम गाथा दूधनाथ सिंह का है। और मणि मधुकर की बात करूं जो कि पूछे हुए रचनाएं हैं, तो एक है रसगंधर्व, रसगंधर्व, खेला पोलमपुर और एक तारे की आँख। ठीक है, एक तारे की आँख मणि मधुकर का है, ध्यान रखिएगा। और एक है दुलारी बाई। सुशील कुमार सिंह की बात करूं तो इनकी रचना है सिंहासन खाली है, इनकी रचना है सिंहासन खाली है, ध्यान देंगे आप। सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह की रचना है। और मणि मधुकर जो है इनकी रचना है खेला पोलमपुर, रसगंधर्व, एक तारे की आँख, दुलारी बाई, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस रचना में 5 तरंग और 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है? एक बार फिर से सुनेंगे, किस रचना में 5 तरंग और 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है? ऑप्शन ए है काव्य कल्पद्रुम, ऑप्शन बी है कविता रत्नाकर, ऑप्शन सी है रामचंद्रिका, ऑप्शन डी है कृष्णचरित। चलिए आप लोग गेस करिए। तो सबसे पहले जानिए आप वो कौन सी रचना है। तो वो रचना है ऑप्शन बी, कविता रत्नाकर। कविता रत्नाकर रचना में 5 तरंग 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। अब प्रश्न ये उठता है, ये रचना है किसकी? तो ये रचना है दोस्तों सेनापति का। कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये 2 रचना प्रसिद्ध हैं, चर्चित है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और टीजीटी पीजीटी में खास करके। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और कहीं लिख लीजिए इसको और इनका रिवीजन करते रहिए। तो देखिए, कविता रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है, जिनमें काव्य कल्पद्रुम जो है रीति ग्रंथ है। इन्हें आप ध्यान रखेंगे कि सेनापति की रचना काव्य कल्पद्रुम रीति ग्रंथ है। और कविता रत्नाकर रचना में 5 तरंग 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। कुछ दोस्तों तथ्य जानते हैं सेनापति के बारे में। तो सेनापति जी का प्रिय अलंकार क्या है? श्लेष है। सेनापति जी का प्रिय अलंकार श्लेष है। और इनके गुरु हीरामणि दीक्षित हैं, हीरामणि दीक्षित। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे, सेनापति जी के गुरु हीरामणि दीक्षित हैं और ये ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, सेनापति जी ब्रज भाषा के कवि हैं।
और दोस्तों रामचंद्रिका की बात करूँ तो आप लोग जानते होंगे रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। और कृष्णचरित की बात करूँ तो ये है आपका कृष्णचरित रचना चिंतामणि की। ठीक है, कृष्णचरित रचना चिंतामणि की है, रामचंद्रिका केशवदास की है और कविता रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम सेनापति का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन बी है, और सी है बच्चन सिंह और डी है बाबूराम सक्सेना। तो इनमें आप सब अपने आंसर गेस करिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, इन्हें आप जान लीजिए, इन्होंने शधुकड़ी कहा है। शधुकड़ी, शधुकड़ी भाषा कहा। दोस्तों बच्चन सिंह की बात करूं तो इन्होंने संत भाषा कहा है। बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। वहीं पे बाबूराम सक्सेना की बात करूं तो इन्होंने कबीर को अवधि का प्रथम कवि माना, अवधि का प्रथम कवि माना। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को शधुकड़ी भाषा कहा, बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है और बाबूराम सक्सेना जी ने कबीर को अवधि का प्रथम कवि माना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है, पाली साहित्य का इतिहास रचना के लेखक हैं। पाली साहित्य का इतिहास रचना के लेखक हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राहुल चांकृत्यायन, ऑप्शन बी है विष्णु खरे और ऑप्शन सी है इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन डी है विद्यानिवास मिश्र। तो आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए पाली साहित्य का इतिहास रचना के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, विष्णु खरे की बात करूं तो इनकी रचना है आलोचना की पहली पुस्तक, आलोचना की पहली पुस्तक विष्णु खरे की रचना है। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर लेंगे यहीं पे, ये इम्पोर्टेंट रचना है। आलोचना की पहली पुस्तक इंद्रनाथ, ये विष्णु खरे की है, आलोचना की पहली पुस्तक। वहीं पे इंद्रनाथ मदान की बात करूं तो आज का हिंदी उपन्यास, इनकी रचना है आज का हिंदी उपन्यास। ठीक है, आज का हिंदी उपन्यास इंद्रनाथ मदान की रचना है। और दोस्तों विद्यानिवास मिश्र का है हिंदी का जनपदी कविता, एक संपादित रचना है। हिंदी की जनपदीय कविता, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो रचना है हिंदी की जनपदी कविता, ये विद्यानिवास मिश्र की एक संपादित रचना है। ठीक है, एक संपादित रचना है।
विद्यानिवास मिश्र की संपादित रचना कौन है? तो हिंदी की जनपदी कविता। इंद्रनाथ मदान की रचना है आज का हिंदी उपन्यास। और विष्णु खरे की रचना है आलोचना की पहली पुस्तक। और राहुल शंकरत्यायन की रचना है पाली साहित्य का इतिहास। दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। अगला देखते हैं, यह पथ बंधु था एक अध्ययन रचना किसकी है? एक बार फिर सुनेंगे, यह पथ बंधु था एक अध्ययन रचना किसकी है? तो ऑप्शंस हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ऑप्शन ए है नरेश मेहता, ऑप्शन बी उदय भानु सिंह, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है सत्य प्रकाश मिश्र। तो आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए यहाँ पे यह पथ बंधु था एक अध्ययन रचना है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सत्य प्रकाश मिश्र का दोस्तों, ठीक है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की बात करूं तो इनकी रचना है हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय। आप लोग नोट कर लीजिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल की महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय। और दोस्तों यह पथ बंधु था, अगर यहाँ तक पूछे यह पथ बंधु था रचना तो नरेश मेहता का है। और यह पथ बंधु था एक अध्ययन रचना पूछे तो सत्य प्रकाश मिश्र का है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उदय भान सिंह की एक चर्चित रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। नोट कर लीजिए इसको भी, महावीर प्रसाद, आप लोग मेरी वॉइस पे ध्यान देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, ये किसकी रचना है? तो यह उदय भान सिंह की। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय। और दोस्तों इन्होंने गोरखवाणी का संपादन भी किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने, आप लोग जानते रहिएगा। और नरेश मेहता की रचना बहुत से हैं, यह पथ बंधु था नरेश मेहता की एक रचना है, अप्रवाद पर्व है, इनकी सभी रचनाएं चर्चित हैं, आप लोग ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली के नाम हैं। खड़ी बोली के नाम है, ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी सरहिंदी, ऑप्शन सी है नागरी, ऑप्शन डी है कौरवी, ऑप्शन ए है उपर्युक्त सभी। तो खड़ी बोली का नाम कौरवी किस किस हिंदी आलोचक ने दिया है? तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है। तो खड़ी बोली के यहाँ पे नाम दोस्तों सभी हो जाएगा, ऑप्शन ए उपर्युक्त सभी हैं, हिंदुस्तानी, सरहिंदी, नागरी, कौरवी, ठीक है। और आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कौरवी खड़ी बोली को किसने कहा है। प्रश्न 10 देखते हैं, हिंदी की कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? हिंदी की कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा बुंदेली, ऑप्शन बी है कन्नौजी बुंदेली, ऑप्शन सी है मालवी मेवाती और ऑप्शन डी है कौरवी हरियाणवी। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, कौरवी और हरियाणवी जो है ये आकार बहुला है, ठीक है, आकार बहुला है। और ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी बुंदेली यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी हो गया है, और मालवी मेवाती ये सभी ओकार बहुला हैं। प्रश्न 11 देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मृत्तिका, कपाट, द्विवर, कपड़ा, चढ़क। तो देखिए मृत्तिका,
कपाट, द्विवर, चड़क, ये आपके तत्सम हैं। ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या है, ये तद्भव है। इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इनका तत्सम क्या होगा, कपड़ा का करपट, चड़क चना का तत्सम है, द्विवर देवर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वर्तनी है, तो आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, हिरण्यकशिपु, विरहणी, अक्षौहिणी, प्रज्वलित, समुज्ज्वल। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, हिरण्यकशिपु शुद्ध है, विरहणी शुद्ध है, अक्षौहिणी शुद्ध है, प्रज्वलित शुद्ध है। जो अशुद्ध है आपका ऑप्शन ई है, यही आपका गलत है। ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा समुज्ज्वल। ठीक है, समुज्ज्वल ये आपका राइट होगा। तो दोस्तों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में एक विकल्प गलत है, उसी का चयन करना है आपको। कौन सा विकल्प गलत है? जिसे व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यपश्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे युद्ध स्थायी कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। तो आप लोग अपने अपने आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं। और दोस्तों प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात और, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वे निराश हो गए हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ वे निराश न हो। टीजीटी पीजीटी 2022 का परीक्षा अब होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा। इसके लिए आप तैयारी करते रहिए। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, जो परीक्षाएं हुए हैं, एक आती है आपका शिल्पी का टीजीटी और पीजीटी, शिल्पी पब्लिकेशन का ले लीजिए आप सब, उसको पढ़ते रहिए। वहाँ से दोस्तों बहुत प्रश्न रिपीटेड होते हैं। ठीक है, परीक्षा में शिल्पी पब्लिकेशन सॉल्व पेपर ले लीजिए, उससे बहुत से प्रश्न मिलते हैं, उनको भी आप पढ़ते चलिए। और दोस्तों आप घटना चक्र या यूथ का प्रैक्टिस सॉल्व पेपर ले लीजिए और एक एक प्रैक्टिस डेली लगाइए। आप अगर टाइम है तो आपके पास तो आप दो लगाइए, एक टीजीटी का और एक पीजीटी का, नहीं तो एक आप ज़रूर लगाइए। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस लगाते रहे। अगर आप 2024 में सफल होना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सब प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। प्रैक्टिस से अपनी कमियां को आप आंक पाएंगे। जहां पे आपका कमज़ोर है टॉपिक, जो अच्छे से तैयार नहीं हो पाया है, उसको आप प्रैक्टिस से ही कवर कर सकते हैं। और जो भी अब तक आपने पढ़ा है बहुत पढ़ रखा होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा आपने भी, तो उसको आप बस उसी को रिवीजन करिए और खूब प्रैक्टिस लगाइए। तो देखिए निम्न में एक विकल्प गलत है, तो जिसे व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त सही है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके ये भी आपका सही है। जो युद्ध में स्थिर है दोस्तों, युद्ध स्थायी नहीं होता, यही आपका गलत है, यही आपका गलत है। यहाँ पे होगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ठीक है, यहाँ पे जो युद्ध में स्थिर है उसको युधिष्ठिर, उसके लिए एक शब्द में प्रयोग किया जाता है। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहा जाता है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा, प्रश्न कैसे थे, इस पर आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आप सबको RO और टीजीटी पीजीटी बिहार स्टेट की तैयारी एक साथ कराऊंगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।